संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। वेस्ट बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में छापेमारी हुई थी और अब उसी को लेकर के अ, फिर से छापेमारी हुई है और उसमें काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद क्यों जमा किया गया? और सवाल ये भी है कि हर मामले में बिंदास बोल के लिए मशहूर ममता बनर्जी इस समय बिल्कुल चुप हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। क्या कहते हैं संदीप जी? देखिए, चुनाव के टाइम पे, चुनाव के बाद तो हिंसा आम है वहाँ पे, लेकिन चुनाव से पहले जो तैयारियाँ होती थी, उसकी अभी पोल खुली है। आपको याद होगा कि जब ये परमिशन दी गई थी कि सीबीआई जा सकती है बंगाल में, कोर्ट ने ये परमिशन दी थी, तो ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था। अब छापेमारी जो की जा रही है सीबीआई के द्वारा, पहले आपको दिखाई देता था जब ईडी छापेमारी करती थी, नोटों के बंडल से ईडी बना दिया जाता था। अब आपने देखा सीबीआई ने वो जो कारतूस थे उनसे सीबीआई बनाया हुआ था और कितने सारे वहां पे कारतूस, देसी बम भी बरामद हुए हैं। पिछले जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पे ऐसे खबरें आई थी, कुछ देसी बम भी फेंके गए थे और इनका उनसे कनेक्शन अपने आप में सीधा समझ में आता है। और बंगाल की स्थिति को देखते हुए कोई ये भी नहीं कह सकता ये प्लांट किए होंगे, क्योंकि वहां ऐसी घटनाएं हमेशा ही होती आई हैं। रही बात अब जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी और अगर ऐसे पाया गया है तो ये हमारे ओपोजिशन की तरफ से हो सकता है कि हमें बदनाम करने के लिए। अब इनको दिख रहा है कि बंगाल इनके पास से खिसकती जा रही है। विधानसभा में बेशक ये जीत गए हों, लेकिन वहां पे भी बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है जो अपने पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले, और यहाँ पे भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आंकड़ों की अभी मैं आपको बताऊं, 2014 में बंगाल में जो टीएमसी थी उनके 34 सीट्स आई थी और 2 आई थी बीजेपी की। वहां पे कुछ सीटें कांग्रेस की भी थी। लेकिन पिछले चुनाव में 2019 का जो था उसमें 22 सीटें रह गई थी टीएमसी की और बीजेपी की 16 सीट्स बढ़ के 18 सीटें हो गई थी। यानी कांग्रेस तो वहां से बिल्कुल साफ ही हो गई थी और सीधा सीधा जो इनका मुकाबला था वो सामने आ गया था। लेकिन अब की बार जो पहले 2014 का नंबर था वो कहीं ना कहीं लग रहा है 30 के आसपास, 27 से लेके और 32 के आसपास का जो आंकड़ा है वो अब की बार बीजेपी वहां पे ला सकती है। बीजेपी ने 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दिया है, वो बड़े सोच समझ के दिया। और बंगाल में अभी जो ममता बनर्जी भी थोड़ी फिसल गई हैं, चोट लग गई है उनको, आमतौर पे होता रहता है। 2021 में भी जब चुनाव हुआ था उन्होंने पैर तुड़वा लिया था, इसलिए शायद उनको वो सोचती हैं कि एक महिला के तौर पर थोड़ी सिंपैथी क्रिएट की जाए तो वो चुनाव जीत सकती हैं। और वो ये उन अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने एंट्री की थी, जब सोनिया गांधी के साथ उनकी नहीं पटी थी और उनको ये एहसास हो गया था कि हमें खत्म करने की साजिशें रची जा रही है, तब उन्होंने टीएमसी बनाई थी और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ स्टार्ट करके ये पार्टी बनाई थी। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं का साथ उनके साथ है और इस तरीके से नौटंकी, कुछ लोग कहते हैं कि पाँव तुड़वाना नौटंकी थी, अभी माथे पे यहाँ पे लगी है, खून दूसरी तरफ से आ रहा है, खून तक साफ नहीं किया, ऐसे ही हॉस्पिटल में ले गए थे और अब ये फिसली हैं, जेन्युइन दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के फिसली हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बार-बार चुनाव के टाइम पे ही ऐसी चीजें होती है, सिंपैथी क्रिएट करने की होती है। लेकिन अब बंगाल की जनता समझ गई है, सिंपैथी क्रिएट करने से 1% भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ पे ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्हें 15 सीटें भी मुश्किल हो जाएंगी अब के बार के जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें। आपने बिल्कुल सही कहा और इस समय इस बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ काफ़ी दौरे किए हैं और कल उनका रोड शो था मालदा में। उनको बहुत वहाँ प्यार मिला, उनकी सभाओं में इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, जिससे ये लग रहा है कि कहीं कुछ पलट भी सकता है, जो लोग सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं
कितनी सीटों में और बढ़त बीजेपी को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको सीटों का कहा कि वहाँ पे पिछली बार 22 थी टीएमसी की और 18 थी बीजेपी की। तो यहाँ पे 30 के आसपास का आंकड़ा, मैं 27 से 32 इसलिए कह रहा हूँ कि 27 तो मिनिमम वो लेगी ही लेगी। कम से कम 10 सीटों का फ़ायदा यहाँ पे बीजेपी को दिखाई दे रहा है और टीएमसी भी ये जानती है, जो रोड शो कर रहे हैं, वो रोड शो व्यर्थ नहीं जाएँगे और संदेश खाली का जो मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है, वो बिल्कुल सही उठाया जा रहा है। वो सिर्फ एक संदेश खाली में नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, जब हम महिला उत्पीड़न की वहाँ पे बात करते हैं बंगाल में, तो वो असल में है। और ये जब मामला एक्सपोज़ हुआ और आप जानते होंगे संदेश खाली में जिस लेडी ने वो उठाया था मामला, उनको भी टिकट दी गई है, यही दिखाने के लिए कि हमारी हमारी पार्टी जो है वो आम जनता की पार्टी है और इसमें कोई जिस तरीके का नेपोटिज्म और पार्टियों में दिखाई देता वो नहीं है। हम जनता को साथ लेके चलना चाहते हैं, जो काम करेगा, जो मुद्दों को उठाएगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उन लोगों का साथ देंगे जो इन विरोधियों का, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ जो रैलियाँ की जा रही हैं, चाहे वो मोदी जी के द्वारा हों, चाहे वो अमित शाह ने भी की थी कुछ रैलियाँ और आगे भी करेंगे, बंगाल हो या और कहीं दूसरे स्टेट्स में भी हो, तो इनका फ़र्क अपने आप नज़र आ रहा है। जनता देख रही है, इतनी कड़कती धूप में भी जब लाखों की भीड़ आ रही है, तो ममता बनर्जी को किसी रिपोर्ट की, किसी आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि हाँ, अब की बार बहुत बुरा हाल टीएमसी का वहाँ पर होने वाला है। अच्छा, जो शेख शाहजहां का जो कृत्य है और संदेश खली की जो घटना है, ये देश और दुनिया में सबने देखा। इस घटना का भी कुछ चुनाव पे फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं आप? बिल्कुल, जिस संदेश तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया है उस जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री ने उस महिला से बात भी की और उसकी पीठ थपथपाई, उसकी बहादुरी के लिए कि तुमने आवाज़ उठाई। क्या कहते हैं, इससे कुछ डेंट पड़ेगा ममता बनर्जी को? बिल्कुल डेंट पड़ेगा और महिला वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे बता रहा था कि ममता बनर्जी कोशिश करती है सिम्पैथी क्रिएट करके, ताकि महिला वोटरों को किसी न किसी तरह अपने पास साथ रखा जा सके। वो इसीलिए क्योंकि संदेश खाली का कृत्य देखने के बाद जो महिलाएँ हैं, वो ज़रूर, जो कुछ बॉर्डर लाइन पे होती है ना, वो बीजेपी की तरफ अब पूर्णतः जा चुकी हैं और इससे 100% डेंट पड़ने वाला है। और जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा, वो संदेश खली और जो मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्य हैं, उनको मिला के ही होगा। कम से कम 10 सीटों का जो यहाँ पे मैं आंकड़ा बता, ज़्यादा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि 35 से भी ऊपर सीटें, 35 के आसपास पहुँच जाए बीजेपी। 35 से ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, 35 के आसपास भी हो सकता है। वरना 27 से 32 के आसपास यहाँ पे आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है और संदेश खली का इसमें डेफ़िनेटली बहुत बड़ा योगदान होगा कि जो ये चीज़ उजागर की गई है, एक्सपोज़ की गई है, उसका अपने आप में महत्व होगा। दूसरी बात अगर हम देखें मतलब टैगोर की जो किरदार रही हैं महिलाएँ, वो बड़ी बोल्ड रही हैं। इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की महिलाओं ने बोल्डनेस कभी दिखाई नहीं है। अब चुनाव चूँकि है और ये संदेश कली का इतना कहना चाहिए कि दुखद जो घटनाक्रम कुछ दिन पहले ही सामने आया, उसको देखते हुए जो अदर एरियाज़ हैं, उनमें महिलाओं का रिएक्शन कैसा होगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, संदेश खली का जो हम मामला देख रहे हैं, उससे सिर्फ़ संदेश खली में नहीं, वो पूरे देश में गया है। अब वो देश में गया है, तो बातें होती हैं कि बंगाल में ये चीज़ हुई है। जो लोग बंगाल में रह रहे हैं, दूसरे सिटीज़ में रह रहे हैं बंगाल की, या फिर गाँव में रह रहे हैं, उनको पता है कि हमारे स्टेट में ये हुआ है। अगर मैं हरियाणा में रह रहा हूँ और मुझे पता है कि एक जगह पे मान लो पानीपत में वहाँ पे कोई कांड हो गया है और पानीपत में पूरे देश में चल रहा है, तो मुझे ये रहेगा कि यार यहाँ पे पास में हुआ है, ये हमारे हरियाणा में हुआ है और ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, इसका डेफ़िनेटली प्रभाव पड़ेगा और महिला वर्ग जो है वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को देख रही है वहाँ पे। क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो सिर्फ़ संदेश खली नहीं, वो पूरे बंगाल में फैले हुए हैं और उन्होंने कहीं न कहीं
किसी ना किसी रूप में महिलाओं को प्रताड़ित किया हुआ है, हजारों लाखों की संख्या में वहां से लाए हुए हैं। इसलिए मैंने भी एक छोटा सा वीडियो एक बनाया था 2-3 मिनट का। मैं कह रहा था कि अगर संदेश खाली जैसी घटनाएं आपको पूरे देश में देखना चाहते हैं तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस जैसे इनको वोट जरूर दें। मेरा कहने का मतलब सटायर ये उसमें यही था कि क्योंकि ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। ममता बनर्जी कब से जीतती आ रही है, कब से लोगों को आपने देखा होगा कि वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें सर तक काट दिए जाते हैं, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर एक्शन क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन जब सीबीआई और सेंट्रल एजेंसियां वहां के तफ्तीश करने की कोशिश करती हैं तो ये लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो एज ए सरकार का रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो प्रभारी है, मेन है मुख्यमंत्री, उसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आप जाइए, जो भी गुनहगार है, चाहे हमारी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, आप उनको गिरफ्तार कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बंगाल में जो ये घटनाएं हो रही, ममता इससे पूरी तरीके से डरी हुई है। ममता दीदी कहूं मैं उनको, वो पूरी तरीके से डरी हुई है और इनका पूरा प्रभाव अभी यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा पूरे बंगाल में, नॉट जस्ट संदेश खाली। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें जो गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें हैं, अभी तक उन पे कोई डिसीज़न नहीं लिया गया। और मज़ेदार बात ये है कि घर में लड़ाई इतनी मची हुई है कि उनके दामाद ने भी रुमाल रख दिया है वहाँ। तो उस हिसाब से अमेठी और रायबरेली, क्या सीन देखते हैं? देखो, माता जी तो भाग गई पहले ही, तो जी। उसपे तो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो तो देखनी पड़ेगी। अब बेटी को देंगी, किसको देंगी? और रही बात जहाँ पे दामाद ने रुमाल डाल दिया है, दामाद तो कह रहा है कि अभी मैं वहां से लड़ सकता हूँ, क्योंकि वायनाड का जो कल के फेज में ही था, वहां का हो गया है चुनाव। वहां पे हुँ। पहले भापना था कैसी वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितना परसेंटेज रहेगा, उसके आधार पर अब राहुल गांधी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में नामांकन फिर से भरें, अगर उनको लगता है। अगर ये लगा कि हाँ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता वो रिस्क लेंगे, और वो उत्तर प्रदेश से भी मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जहां तक मेरा आकलन है। क्योंकि अगर वहां से कुछ ऊंच नीच होगी तो वहां से कोशिश करेंगे। लेकिन असमंजस की स्थिति एक और भी है, वो सोच रहे हैं अगर वहां से हार गए और यूपी में भर दिया और वहां से भी हार गए तो फिर तो इटली भागना पड़ेगा। फिर इस देश में रहने के लिए लोग छोड़ेंगे नहीं, वो कहेंगे कि तुम देश को बचाने के लिए आए थे, तुम्हारे अपनी 2 सीटें तक नहीं बचा सके, तुम देश को क्या संभालोगे? तो जो लॉन्चिंग की प्रक्रिया बार बार हो रही है कांग्रेस में शहजादे की, वो पूरी तरीके से फिर पूर्ण विराम उस पर लग जाएगा। आगे लॉन्च होने की कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश रह जाएगी। तो ये जो 2 सीटें हैं इनका भी जल्दी पता चल जाएगा, पर मुझे लग रहा है भाई बहन को दे दी जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। व्हाट अबाउट रॉबर्ट वाड्रा? रॉबर्ट वाड्रा को मुश्किल है कि उसको दी जाएंगी। मतलब आप लगा लीजिए वही चांस है, अगर राहुल गांधी किसी तरीके से उनको लग रहा है वहां पे स्ट्रॉन्ग चीज है तो तभी वहीं जा सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को वहां से 1 लाख वोटें नहीं मिलने वाली, तो इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को वो रिस्क नहीं लेंगे। वो पता है वो डीएलएफ में किस किस कांड में पहले से ही लिप्त है, तो बीजेपी खोल के रख देगी सारे उसके कच्चे चिट्ठे, इसलिए वो गलती नहीं कर सकते। वो बस ऐसे ही पासा फेंक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा न्यूज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। राघव चड्ढा राघव चड्ढा को लेकर के कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। एक तो ये है कि वो हनीमून से वापस ही नहीं लौटे हैं, उनकी पत्नी लौट आई, पत्नी फिर से उनको मिलने गई है चमकीला के प्रमोशन को बीच में छोड़ कर के। और ऐसा मतलब ऐसा कभी किसी ने देखा भी नहीं कि हनीमून पे कोई गया और एक बंदा वापस आ गया, बंदी वापस आ गई, बंदा वहीं रह गया है, एक बात। दूसरा ये भी सुना जा रहा है कि वो आप पार्टी को भी धोखा देने वाले हैं। कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो वो गए क्यों थे? ये हनीमून की बातें तो बोली जा रही हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो आँख के ऑपरेशन के लिए गए हैं, ठीक है? वो ती आई थिंक 3 मार्च के आसपास गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। और उसके बाद स्वाति मालीवाल वो चली गई थी यूएसए, वो अपनी बहन जी, के जी। इलाज के लिए। जहाँ-जहाँ इन दोनों लोगों गायब को हैं। पता। हाँ, स्वाति मालीवाल हालाँकि आई थिंक वापस आ गई हैं, क्योंकि उनको प्रचार करते हुए देखा गया है, किसी जो आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट है उसके लिए।
अभी आज ही कुछ घंटे पहले मैं पढ़ रहा था, शायद वो आ गई हैं, लेकिन राघव चड्ढा अभी तक नहीं आए हैं। स्वाति मालीवाल को बोल दिया है तुम प्रचार करना, जो भी करना शांति से करो, कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी वो किया तो तुम सीधे अंदर जाओगे। और वो सिर्फ ये घोटालों में नहीं, वो महिला आयोग में भी क्या क्या कांड करके हैं उनके, उसके भी चिट्ठे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे राघव चड्ढा की, वो अपने आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। देखो आई साइट का अगर ऑपरेशन जो भी चीजें होती है, जहां तक मुझे पता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन, हफ्ते वो कहते हैं टीवी मत देखना, स्क्रीन मत देखना। वो ये नहीं कहते एक देश से दूसरे देश में मत जाना, आप आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ज्यादा लाइट उस पे ना पड़े, बस वो है। हाँ, अगर उनको लग रहा है भारत में आने से नरेंद्र मोदी की चमक से उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, तो हो सकता है उस वजह से वो नहीं आ रहे हों। और हनीमून की बात है, वो वापस पहले ही आ चुकी हैं। देखो, उनकी साली साहिबा जो है प्रियंका चोपड़ा, उनके बीजेपी में अच्छे लिंक हैं, तो इनको भनक पहले ही लग गई थी कि जीजा जी आप निकल लो, नहीं तो आपका भर्ता बना दिया जाएगा। जूते छुपाई तो छोड़ो, अब आपको छुपा देंगे जेल के अंदर। तो वो पहले ही खिसक लिए और अब वो वहां पे छिपे हुए हैं। अब बताइए, जिसने अपनी सालाना इनकम 27 लाख के आसपास ऐसा कुछ दिखाया था अपने एफिडेविट में जो इन्होंने भरा था, सॉरी नॉट सैलरी, कि टोटल इनके पास जो संपत्ति है 27 लाख 28 लाख जो भी, वो बंदा लगभग 2 महीने होने वाले हैं वो यूके में रह रहा है। सारा एक्सपेंस कहीं ना कहीं जा रहा होगा। अब एक कमरे में बंद करके तो नहीं आई होगी ये, इस कमरे से निकलना मत जब तक मैं आऊं नहीं, ये तो हो नहीं सकता। बाहर जा रहा होगा, टैक्सी है, भाड़ा है, बाकी सारी चीजें हैं। वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? अगर घर जमाई बन गया वो बात अलग है, लेकिन ये इतना सारा पैसा कौन दे रहा है इनको? इसी तरीके से स्वाति मालीवाल वहां पे चली गई थी यूएस में, इन लोगों के खर्चे कौन उठा रहा है? राघव चड्ढा को ये खबरें आई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी 1% भी उसको शामिल करने के मूड में अभी नहीं है। चुनाव के बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसको शामिल कर लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि 5% चांस भी नहीं है, क्योंकि अभी ये चुनाव है, अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये साफ साफ बोल देंगे कि भैया देखो, हम कहते थे ना हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, मंत्रियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, देखो एक को डरा धमका के ले लिया, उसको उसको ये नहीं बोल सकते कि खरीद लिया, डरा धमका के कर लिया। तो बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि ये आ जाएगा अगर, तो बीजेपी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके आने से। ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है कि इसके आने से लाखों करोड़ों वोट आ जाएंगी। यही होगा कि यार ये बंदा वैसा ही था, इसके आने से इसके पीछे ज्यादा वोट्स नहीं है कुल मिला के। ये नहीं, नहीं, सीए है। एक हम्म। 1 मिनट के लिए मैं आपको आपको वैसे पता ही है, पंजाब में इनको भगवंत मान के ऊपर बिठा दिया गया था। प्लस जो विदेशी फंडिंग है, जिसे हम्म। हम कहते हैं कि खालिस्तान जो पैसा दे रहा है, उसको यही मैनेज करते थे और अब ये बाहर हैं। इन पर ये भी तो आरोप है। देखिए, ये एक यूके की जो वहां पे आई थिंक एमपी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, जी, जी, उनके साथ में, उसका हाँ, उनके साथ मिले थे, वो कोर करके कुछ है शायद, उसके जी। साथ वहां पे फोटो सामने आई थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो फोटो डाली, उसने ट्विटर पे लोगों को बोलना शुरू कर दिया, वो महिला ने, कि आई विल टेक एक्शन, ये और वो। इंडिया में जो लोग बैठे उनको कह रही है एक्शन, वो कह रहे ले ले कि खलिस्तानी सपोर्टर है। देखो, खलिस्तानी सपोर्टर की बात छिपी नहीं हुई है, और मैं कह रहा हूं ना, मैं छोटी वीडियो बनाई थी उसमें ये भी मैंने जिक्र किया था, अगर आप चाहते देश के टुकड़े करके खलिस्तान बना दिया जाए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पे इस समर्थन में नहीं होगी कि खलिस्तान बना दिया जाए। इनके इरादे उससे भी खतरनाक है, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो खलिस्तान सपोर्टर अब ये सोच रहे मैं वहां का गृह मंत्री बन जाऊंगा या कुछ और मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन राघव चड्ढा को पता है कि इससे ऊपर कई लोग हैं, जैसे कि आपका संजय सिंह हुआ, मनीष सिसोदिया, ये लोग हैं, तो इसका नंबर तो फिर उसके बाद भी चौथे पे आता है। हाँ, अगर कुछ अलग सीन हो गया होता, दामाद बन गया होता तो बात अलग होती, फिर तो कुछ भी बन सकता था, लेकिन वो चीजें वहां पे खारिज हो गई हैं। सबको ही पता है कि उसकी सच्चाई क्या है। फिलहाल राघव चड्ढा को बीजेपी में 1% भी इनविटेशन नहीं दिया गया है। कुछ बातें कुछ लोगों के द्वारा जरूर की गई हैं कि इसको ले लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने जीरो अंडा क्रॉस लगा दिया उस पे कि हमें नहीं चाहिए ये बंदा, हम ठीक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अ,
केजरीवाल की बात करें तो आपने अभी बात की थी राघव चड्ढा की। केजरीवाल पर हल्फनामा पूरे शराब घोटाले पे ईडी ने सबमिट किया है और उसमें काफ़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। मीन्स सीधे-सीधे बोला है कि 170 मोबाइल जो हैं नष्ट किए गए हैं हुँ। और उसमें ये भी कहा गया है कि केजरीवाल और के कविता ये पूरे मास्टरमाइंड हैं इस पूरे घोटाले के। अब आगे इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए बिल्कुल 170। और किस-किस के नाम हो सकते हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये 2 लोग भी बचेंगे नहीं। हुँ। बिल्कुल, संजय सिंह को ज़मानत भले ही मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री हो गया है, बिल्कुल ही। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 मई तक बढ़ा दी गई है और उसके साथ बाकी के जो लोग थे, उन सबकी 5 मई तक। तो जो ये लोग दावा कर रहे थे कि अभी मनीष सिसोदिया भी छूट जाएँगे, वो इनको पता चल गया कि अभी नहीं छूटने वाले हैं। रही बात जो 170 मोबाइल और बाकी की चीज़ें, जिस बंदे ने कुछ गलत किया ही नहीं है, वो मोबाइल नष्ट क्यों करेगा? अब मैं कोई घोटाला नहीं कर रहा, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं उन मोबाइल को नष्ट क्यों करूँगा? अगर वो नॉर्मल मोबाइल थे, हमारे कार्यकर्ताओं के थे, मंत्रियों के थे, किसी के भी थे, उनको ऐसे ही रखा जाए। वो आएँ लोग, जो ईडी वाले, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है हम देखो जनता को साबित करेंगे, ये रहे मोबाइल, ये रहे पासवर्ड, आप करो। 170 मोबाइल छोड़ो, जो खुद का मोबाइल है उसका पासवर्ड कोड तक देने के लिए तैयार नहीं है कि मोबाइल खुल जाए। आप सोचिए कि उसके मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोबाइल का पासवर्ड इसलिए चाहते हैं ताकि चुनाव की रणनीति से खबरें जो जुड़ी हुई हैं वो पता चल जाए। रणनीति की क्या होंगी इनके पास, कैसे कहाँ पे क्या चुनाव करना है, लेकिन जो कनेक्शन है, जो बड़े लोगों से, ऐसे लोगों से डील करना होगा। कई तो ऐसी ऐप्स हैं जो फुली एन्क्रिप्टेड उसमें आती हैं, वो भी इनके फ़ोन में है। तो कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, वो इतनी ऐसे बिल्कुल छुप के कोई चीज़ शो नहीं करना चाहते, बस एक लेबल लेके चलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, आज ही एम्स की 5 डॉक्टरों की टीम ने इनका जी, निरीक्षण किया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इंसुलिन की अगर जब-जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको डोज़ देते रहना है, वो भी जब-जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग जो हल्ला मचा रहे थे, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 5 डॉक्टर की टीम बनाने का, तो ये जी, लोग जी। हल्ला बना रहे थे। अब आप सोचिए कि चीज़ें कैसे कोर्ट भी देख रहा है। कोर्ट ने पहले जब फैसला दिया था अरविंद केजरीवाल की उस पिटीशन पे जिसमें इसने कहा था कि ये मेरा इल्लीगल अरेस्ट है, मुझे गिरफ्तार ही क्यों किया गया? वहाँ पे पूरा 1 दिन लिया था सारी चीज़ें लिख के, ताकि ये लोग बाहर बैठ के फर्जीवाड़ा ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये देखो ये वाली लाइन देखो कोर्ट ने क्या कहा, इनके लिए कोई कुछ नहीं छोड़ा। और अब कोर्ट वही चीज़ें सारी उस तरीके से बता रही है ताकि उसका मिसयूज़ ना कर सकें। तो इसलिए 5 डॉक्टरों की जो टीम बनाई थी, वो इसलिए नहीं बनाई थी कि केजरीवाल की बहुत चिंता है। वो कोर्ट ने इसलिए बनाई थी, ये प्रोपेगेंडा ना फैला सकें और जनता के सामने सच आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें केजरीवाल की जो सामने आ रही हैं, आप पूछिए फिर उस पे बात करते हैं। जी, जी, मैं उसी पे जा रही थी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक और बड़ा गंभीर कमेंट किया है केजरीवाल के लिए कि ये अपना हित देख रहे हैं, राष्ट्र हित नहीं देख रहे हैं। इसीलिए ये रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखो और कोर्ट ने और दिल्ली सरकार का जो सिस्टम है, धीरे-धीरे वो ठप हो रहा है। कितनी सारी चीज़ें जो है पेंडेंसी की लंबी लाइन लग रही है। बिल्कुल, देखो जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसको अब आप सोचिए केजरीवाल क्या कहते हैं, मुझे देश को नंबर 1 बनाना है। हम सबको इस देश को नंबर 1 बनाना है, यानी कि राष्ट्र के लिए सोचना है। लेकिन जब कुर्सी की बात आती है, तो केजरीवाल का ही एक और बयान था, जब ये अन्ना हज़ारे के साथ बैठे हुए थे। हमारे दिल में एक डर है कि जो भी इस कुर्सी पे बैठता है ना, वो करप्ट होता है और इस आंदोलन के बाद भी जो होगा और जो इस कुर्सी पे बैठा है होगा, कहीं वो करप्ट ना हो जाए। अब ये भविष्यवाणी भी करते हैं, अपने बारे में इन्होंने पहले ही बोल दिया था। यानी कि जब खुद की बारी आई, और मैं बता रहा हूँ, सीट की लोभ से ज्यादा इनको किस चीज का लोभ है, ये दोबारा से 2 बीएचके में नहीं जा सकते। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूं कि जिस तरीके का ग्रीडी बंदा केजरीवाल है, वैसा इस टाइम पे कोई भी नहीं है।
ये लोग आम आदमी के हिसाब से आम आदमी का नाम लेके सत्ता में आए हैं, लेकिन जो जो लोग ये आगे बढ़ के आए हैं, इन लोगों को जब बंगले मिले, वो सारी चीजें मिली, इनको उसकी इतनी आदत पड़ गई है, ये कह रहे हैं आप जो बोलोगे वो करवा लो, लेकिन बस बंगला मत छुड़वाओ। आपने देखा था ना, जब राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया था, तो उसको भी बंगला खाली करने के लिए तुरंत बोल दिया गया था, और फिर उसने जो जो वहां पे सभापति थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि चलो ठीक है, आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वो गए थे। तो यहाँ पे इनकी पार्टी जो है, पूरे ही जो टॉप इनकी लीडरशिप है, वो इतनी ज्यादा लोभी है, इन्होंने इतना पैसा कभी नहीं देखा जितना ये करप्शन से भी आ रहा है, जिंदगी में नहीं देखा इन लोगों ने। तो कहते हैं ना, एकदम से पैसा ज्यादा आ जाता है तो आदमी पागल सा हो जाता है। इस चीज को संभालना भी सबके बस की बात नहीं होती है। तो इनको जो चमक धमक दिखी, ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे। और ये जो टिप्पणी भी कोर्ट के द्वारा की गई है, ये उसी का परिणाम है। स्कूलों में 2 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची। इन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए, दिल्ली वालों के लिए हम काम करेंगे, जेल से काम करेंगे। जब इसके बारे में पूछा गया तो कहते हैं कि सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ये जो काम है दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए, इसमें अरविंद केजरीवाल की परमिशन लगेगी, लेकिन वो तो जेल के अंदर है। तो जेल से वो बंदा काम कैसे करेगा, जब तुम ये बहाना लगा रहे हो कि वो जेल के अंदर है। फिर ये आतिशी मार लेना और बाकी के लोग कहते हैं कि एलजी ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की है। जी, हमारे हाथ में तो इतनी शक्ति है ही नहीं। अच्छा, मतलब स्कूल में तुम उसका फायदा खुद लोगे कि हमने स्कूल अच्छे बनवा दिए, कुर्सी टेबल लगा दिए। जहां पे दिखेगा कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे कहेंगे जी अधिकारी हमारे उसमें नहीं है। वो भी तो अधिकारी ही कर रहे हैं। वहां पे जाके चिनाई जो ईंट वींट लगा रहे हैं, वो केजरीवाल थोड़ी लगा रहा है। वो भी कोई अधिकारी किसी को ऑर्डर देता है, उसी के निरीक्षण में सारी चीजें होती हैं। या वो आतिशी मारलेना सर पे तसला लेके जाती है, सीमेंट भर के लेके जाती है। तो उन अधिकारियों को जब काम अच्छा होता है तो वो अधिकारी सबसे बेस्ट हो गए, और जहां पे कुछ गलत हुआ तो बोल देते हैं अधिकारियों को मना कर दिया एलजी ने और बीजेपी ने कि काम मत करो। तो कोर्ट ये समझता है। अब ये जो स्कूल के बहाने होते थे ना कि नहीं नहीं मैडम, मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरी कॉपी बैग से चुरा के ले गया था, और ये वो जो स्कूल वाले बेफिजूल के, कोर्ट जी, जी, समझता बिल्कुल है इन सही कह चीजों रहे को, हैं। और जनता भी समझती है, इसलिए इन लोगों के बहाने अब चलने वाला नहीं है। और दिल्ली की स्थिति यही होगी, 7 की 7 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। जी, बिल्कुल दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। एक और बात कोर्ट ने बड़ी गंभीर कही है। अभी तक तो हम आप लोग बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने भी ये कहा है, एंड कोर्ट, ये वो कोर्ट है जिसने बहुत शालीनता से, बहुत सदैव शब्दों का प्रयोग करके ये कहा था कि हम इनके इस्तीफे वाले मामले में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। इसके बिल्कुल। लिए ये खुद राष्ट्रहित को देखते हुए अपना रिज़ाइन करें। एंड द अगेन कल फिर ऐसा ही हुआ। इन्होंने इनको यही सुनना पड़ा कि इनके लिए सत्ता का लालच सबसे ऊपर है और राष्ट्रहित जो है, इनके दिमाग से गायब है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि नैतिकता के हिसाब से ये रिज़ाइन करते। तो अभी सोमवार को इस पे फैसला दिया जाएगा। लेकिन मेरा जो सवाल है संदीप जी, वो हुँ, ये है कि इसी कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को हुँ। जायज़ बताया है, एक चीज़। दूसरी बात, इसी कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए, जैसे इसी मामले में रिज़ाइन वाले मामले में कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब सोमवार को वो इसमें क्या डिसीज़न देंगे? देखिए जो कोर्ट ने कहा है वो डायरेक्टली बिल्कुल नहीं कहा है कि भैया हम तुम्हें कह रहे हैं तुम जल्दी से रिजाइन कर दो। उन्होंने यही कहा है कि तुमने कहा था कि हम सरकार चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जेल में बैठ के भी सरकार चलाएंगे। इसलिए हमने उन सारी पिटीशंस को खारिज कर दिया जो कह रही थी कि कोर्ट इसको बर्खास्त करे एज ए चीफ मिनिस्टर। कुछ एप्लीकेशन उन्होंने बर्खास्त कर दी थी, फिर किसी और ने दोबारा लगाई और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो कोर्ट जी, का यही है कि देखो, 75,000 हाँ, 75,000 का। तो कोर्ट ने हुँ। यही कहा कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात पे हमने विश्वास कर लिया कि आप सरकार चला रहे हो, आप पे छोड़ दिया है। आप अच्छे से चलाते रहोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, एमसीडी का काम नहीं हो रहा, स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं पहुँच रही, और भी बहुत सारे काम है वो नहीं हो रहे हैं। और जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ये कह रहा है, ठीक है हम अपना जो ऑर्डर देंगे ना उसमें सौरभ भारद्वाज को भी शामिल करेंगे,
कि ये चीजें सौरभ भारद्वाज ने कही है, ये कोर्ट ने कहा है। तो कोर्ट समझ गया है कि ये लोग एक तरीके से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि जब आतिशी से भी पूछा गया था क्या सिंपैथी क्रिएट होगी इससे उसके जेल में जाने से, तो उसने हाँ कहा था। तो कोर्ट समझ गया है इनका काम यह है कि सिंपैथी क्रिएट की जाए, काम को थोड़ा छोड़ दो ताकि जनता को ये लगे कि हमारे सीएम को इन्होंने जेल में डाल दिया इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो कोर्ट कह रहा है तुमने कहा कि हम काम करेंगे और ये इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, हमने वो कैंसिल कर दिया। अब आप कह रहे हो हम काम नहीं करेंगे क्योंकि एलजी ये कर रहा है, वो ये कर रहा है और हमारा सीएम जो है वो जेल में है, तो तुम्हारी किस बात पे विश्वास किया जाए। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि कोर्ट बर्खास्त करेगी यहाँ पे, वो नहीं करेगी, ऐसा डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि इससे भी आम आदमी पार्टी को भी फायदा भी हो सकता है। तो वो नैतिकता की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे फैसले दे सकते हैं या फिर एलजी को कह सकते हैं कि भाई आप देखो आपको क्या करना है और अपने हाथों में और चीजें चाहिए या शक्तियां चाहिए या जो भी चाहिए वो ले लो, इन लोगों से काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी कह सकते हैं, लेकिन सरकार बर्खास्त करने का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोर्ट कोई आदेश यहाँ पे पारित करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि बर्खास्तगी जहाँ तक मैं मोदी सरकार की बात करूँ, शायद उन्होंने अभी तक एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। और हाँ, कुछ इनकी जम्मू सरकार वगैरह में कुछ किए हैं, कुछ राष्ट्रपति शासन लागू वो जहाँ पे कुछ जगह पे किए हैं। वो एक बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर हुँ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन देखिए इनका तो चूँकि अब पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन थे, वो टाल दिए एलजी ने। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर केजरीवाल को घेरा जा सकता था, लेकिन वो भी अब स्किप हो गया है। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी क्या चल रही है? अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब चुनाव पूरे निकाल देंगे? लास्ट क्वेश्चन मेरा। नहीं, मेयर का चुनाव है वो बीजेपी ने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे किसी तरीके से जो भी थोड़ी बहुत भी सिंपैथी अगर क्रिएट हुई होगी और अगर गलती से भी ये हो गया कि हाँ, इनका मेयर बन रहा है, तो उसका बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है वोटरों का। तो अभी वो ये दिखाना ही नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि जनता इन लोगों के साथ है। तो अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी ये दिखा दिया, कुछ भी सीटें जीती या कुछ भी हो गया थोड़ा-सा भी, तो उनको पता है ये झूठे लोग जो हैं, एक चींटी को भी पहाड़ की तरह दिखाते हैं कि देखो ये चीज़ें हो गई हैं। इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया डिसीजन है। चुनाव खत्म हो, रिजल्ट आ जाए, चुनाव खत्म होते ही चाहे 2 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी होगा वो करवा ले, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है ना करवाने का वो बिल्कुल उत्तम फैसला है, और ताकि लोगों की सिंपैथी जो उनके साथ है वो बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि जब तक डेट आएगी ना, आई डोंट नो कि किस डेट को है दिल्ली में इलेक्शन, आई थिंक मई में है, अप्रैल में तो है भी नहीं जहाँ तक मुझे पता है। मई में है, मई में हाँ, है। मई में है, तो जब तक ये जो चीज़ें बाहर आ रही हैं ना, तब तक और ऐसे फैसले आ जाएँगे, और चीज़ें ईडी सामने ले आएगी, सीबीआई सामने ले आएगी, ताकि जो हल्की-फुल्की भी सिंपैथी बनी हुई होगी ना, वो अपने आप में और दबा दी जाए। लेकिन अगर मेयर इलेक्शन का बीच में हो गया, तो वो जो एक चेन चल रही है ना, वो चेन टूट जाएगी। तो बीजेपी यहाँ पे बहुत समझदारी से चल रही है और आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। बहुत जय हिंद, बहुत-बहुत जय धन्यवाद भारत। बुलाने। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।